महानवमी है। मां सिद्धिदात्री की आज पूजा की जाती है। आप सभी को आज का दिन खूब सारे शुभ समाचार लेकर आए और माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। और बड़ा इंटरेस्टिंग है, आज जुम्मा भी है, लेकिन साथ में उत्तर प्रदेश की राजनीति भी चरम पर है। उत्तर प्रदेश की राजधानी में आज भयंकर हंगामा बरपा है। अखिलेश पूरे दल बल के साथ JPNIC म्यूजियम में जयप्रकाश की जयंती मनाने जाना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें म्यूजियम में चल रहे काम की वजह से रोक दिया। फिर क्या था, अखिलेश यादव इस बात पर खासे नाराज दिखे। भयंकर हंगामा हुआ, वहां पर मीडिया का हुजूम लगा हुआ था। मामला समाजवाद और परिवार तक पहुंच गया। लेकिन सियासत में कोई हंगामा यूं ही हो जाता है? आप मुझे बताइए। हर चीज के पीछे सियासी नफा नुकसान देखा जाता है, और आज के हंगामे के पीछे की वजह है उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा सीटों पर होने वाला उपचुनाव। वैसे तो बाकी राज्यों में उपचुनाव कब आते हैं, कब चले जाते हैं, कौन जीतता है, कौन हारता है, पता तक नहीं चलता है, चर्चा तक नहीं होती है। एक आध हेडलाइन जरूर हम पढ़ लेते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश जिसकी सियासत का असर पूरे देश में पड़ता है, वहां के उपचुनाव माने रखते हैं हुजूर। उम्मीद की जा रही है कि महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनावों के साथ उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। और जिन सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें है करहल, जो कि सैफई से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर है। यादवों के वर्चस्व वाली वो सीट है। अखिलेश यादव के सांसद बनने के कारण वो सीट खाली हुई थी। और उसके बाद आता है नंबर सीसा मऊ का। ये देखिए, 2022 में समाजवादी पार्टी का कब्जा यहां पर हुआ था। क्या खासियत है इस जगह की? मुस्लिम बहुल आबादी वाली सीट है। फिर नंबर आता है कटहरी का, जहां जो SC वोटर है वो सबसे ज्यादा है। और मत भूलिए, इन सारी चीजों के इर्द गिर्द इस वक्त देश के चुनाव गूंज रहे हैं। कुंदर की 60% वोटर वहां पर मुस्लिम है। मीरापुर सीट जाट और गुज्जर बहुल इलाका है। सीट पर दलितों और जाट वोटर्स की संख्या यहां पर एक बराबर है, लेकिन बावजूद इसके वर्चस्व की लड़ाई है, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। फूलपुर चलिए, वहां पर दलित, यादव और कुर्मी वोटर्स लगभग बराबर है। मझावा सीट पर सबसे ज्यादा दलित वोटर है। मलकीपुर में ब्राह्मण भी है, यादव भी है, पासी समाज भी है, और लगभग बराबर की संख्या में ये सब के सब है। जबकि गाजियाबाद सीट सवर्ण और दलित बहुल वोटर्स का इलाका है। ये वो 10 सीटें हैं विधानसभा की जहां पर उपचुनाव होने हैं। यूपी का संग्राम जो है वो इन्हीं 10 सीटों के लिए हो रहा है। और ये 10 सीटें सत्ता में बैठी बीजेपी और मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी दोनों के लिए बहुत अहम है। अब आप कहेंगे कैसे अहम है? मैं आपको समझाती हूँ सिलसिलेवार तरीके से। अगर समाजवादी पार्टी इन 10 सीटों पर बढ़त बना देती है तो आपको पता है क्या होगा? उसके लिए 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए एक मोमेंटम बन जाएगा। अखिलेश के PDA यानी वो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोटर्स की जो राजनीति अब कर रहे हैं, उसको एकजुट वो है कि नहीं है, उसका ये लिटमस टेस्ट होगा। लोकसभा के बाद ये पहली बार है कि विधानसभा चुनावों में PDA वाला मसला फेल होता है कि पास होता है। वो 10 इन उपचुनाव में पता लग जाएगा, क्योंकि ज्यादातर सीटों पर यही आबादी प्रभाव डाल रही है। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आप जानते हैं नाराजगी की बात को अखिलेश साबित कर देंगे। अगर इन 10 उपचुनाव वाली ये जो सीटें हैं, इस पर अखिलेश यादव को बढ़त मिल जाती है या वो जीत हासिल कर देते हैं। और इसीलिए अखिलेश यादव के लिए ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, विपक्ष के लिहाज से या बीजेपी को कटघरे में खड़े करने के लिहाज से ही नहीं, अखिलेश खुद को इंडिया ब्लॉक में सबसे बड़े नेता के रूप में साबित कर देंगे अगर इन 10 सीटों पर वो जीत जाते हैं तो। लेकिन योगी आदित्यनाथ के लिए भी ये कम अग्नि परीक्षा नहीं है। ये जो 10 सीटें हैं ना, ये उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। पूछिए क्यों? क्योंकि 2024 में वो जो 400 पार वाला नारा था, उसे सबसे बड़ा झटका बताइए कहां से लगा है? उत्तर प्रदेश से लगा है। बीजेपी 62 में से कितनी सीटें लाई? 33। अकेले यूपी में 29 सीटों का नुकसान हुआ। तो ये वो टाइम है जब ये बता सकते हैं कि नहीं भाई, वो गड़बड़ी हो गई, वो हरियाणा का जो स्वाद है अब यहां हम चख लेंगे। लोकसभा चुनाव में हार का ठीकरा कई लोगों ने किस पर फोड़ा? योगी आदित्यनाथ पर। और उससे उनकी इमेज पर एक बहुत बड़ा डेंट भी लगा। 10 सीटों पर बढ़त योगी आदित्यनाथ की इमेज को और स्ट्रांग कर सकती है।
तो 2027 विधानसभा चुनावों से पहले उपचुनावों में ये जो बढ़त है वो बीजेपी कैडर में पॉजिटिविटी, उमंग और जोश भर देगी और ये दोनों कैडर के लिए महत्वपूर्ण है। इसीलिए अखिलेश और योगी आदित्यनाथ दोनों 10 सीटों के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं और इसी लड़ाई का एक चरण है आज की तस्वीरें, क्योंकि अगर तस्वीरों को याद किया जाए तो यही वो तारीख थी 10 अक्टूबर 2023, यानी लोकसभा चुनावों से कुछ महीने पहले। आज ही के दिन ये दो तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने हैं। एक 2023 की 11 अक्टूबर को अखिलेश गेट फांदकर जेपी के मूर्ति को माल्यार्पण करने के लिए पहुंचे थे और आज यानी 10 अक्टूबर 2024 अखिलेश को रोका गया। बीच सड़क पर फिर उन्होंने जेपी की मूर्ति, जयप्रकाश की मूर्ति मंगवाकर उन पर माल्यार्पण किया। इसके बाद अखिलेश ने लखनऊ से बिहार के मुख्यमंत्री को एक सलाह दे डाली। उन्होंने कहा कि देखिए, जयप्रकाश के रास्ते पर चलते हुए इस मौजूदा सरकार से समर्थन वापस ले लेना चाहिए बिहार के मुख्यमंत्री को। जेडीयू की प्रतिक्रिया भी आई, दोनों आप जल्दी से सुनिए और उसके बाद शुरू करेंगे गूंज। बहुत सारे लोग, समाजवादी लोग सरकार में हैं जो सरकार को चलवा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जी भी हैं समय समय पर, जननायक जयप्रकाश जी, उनके बारे में वो उन्हीं के आंदोलन से वो निकले हैं। ये मौका मिला है उन्हें भी, ऐसी सरकार जो समाजवादियों को जयप्रकाश जयंती के दिन याद नहीं करने दे रही है, उस सरकार से समर्थन वापस ले लें। और उन्होंने परिवारवाद, वंशवाद और व्यवस्था के परिवर्तन को लेकर जो आह्वान किया, अगर लेस मात्र भी अखिलेश यादव जी ने उन जीवन मूल्यों को तरजीह दी हो तो एक परिवार का संपूर्ण आधिपत्य समाजवादी पार्टी पर नहीं दिखता। देख रहे हैं ना, पूरा मामला पहुंच गया समाजवाद वर्सेस परिवारवाद, यानी अखिलेश ने समाजवाद को मुद्दा बनाने की कोशिश की, जेडीयू की तरफ से परिवारवाद वाला हमला हुआ, अखिलेश को आईना दिखाने की कोशिश हुई। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि जेपी के परिवार के कितने सदस्य आप गिनवा सकते हैं, बताइए। परिवारवाद को लेकर जेपी की परिकल्पना या जेपी वाले समाज की परिकल्पना नहीं हो सकती। समाजवाद के पाठ पढ़ाने पर उन्हें परिवारवाद समझाया गया, इसीलिए आज इस पर बहस हो जानी बहुत जरूरी है। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चलिए शुरू करते हैं गूंज। सारे गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शुरू करते हैं गूंज। आपको बता दें कि जफर इस्लाम साहब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने वाले और राजनीतिक विश्लेषक दुष्यंत जी जुड़ चुके हैं। दुष्यंत नागर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इनफैक्ट वो यहाँ स्टूडियो में मौजूद है। जेडीयू से मनीष यादव इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी यानी एसबीएसपी से अरुण राजभर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं और समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता बड़ी नेत्री जूही सिंह साहिबा हमारे साथ जुड़ चुकी है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जूही जी, शुरुआत आपसे हो रही है। जेपी की याद कर रहे हैं, लेकिन परिवारवाद सबसे बड़ी दुखती रग है आपकी। रुबिका जी, सबसे बड़ी दुखती रग तो आज सरकार ने छुई। क्या जेपी की मूर्ति पर, जेपी एनआईसी पे माल्यार्पण करना गुनाह है? क्यों राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को रोका गया? जेपी क्रांति के प्रतीक हैं, जेपी बदलाव के प्रतीक हैं, जेपी लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रतीक हैं, वो सबसे बड़े प्रतीक हैं। ये तो बात है। और जब हम सब लोग जुड़े थे, जिसमें मैं जेडीयू और भाजपा के भी कुछ मेंबर्स को कहूंगी, जब इमरजेंसी के खिलाफ सब एक हुए थे, हमारे पास जो आज खड़े थे 3 नेता थे जो जेपी के साथ रह चुके थे, राम गोविंद चौधरी जी, माता प्रसाद पांडे जी और राजेंद्र चौधरी जी, जिन्होंने खुद मंच से जेपी की सभा का संचालन किया था। और उनको ही रोक दिया गया जेपी एनआईसी में। और चिट्ठी क्या दी गई कि वो निर्माणाधीन है, वहां पर सांप, बिच्छू और कीड़े निकल सकते हैं। वो चिट्ठी में पढ़ रही हूं। अरे जफर इस्लाम साहब, ये क्या है? ये कितना हास्यास्पद है। क्या उपरोक्त के संबंध में अवगत कराना है
कि अभियंत्रण विभाग लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कार्यस्थल के संबंध में अद्यतन स्थिति के संबंध में रिपोर्ट उपलब्ध कराई गई, जिसमें जयप्रकाश नारायण कन्वेंशन सेंटर परियोजना अभी निर्माणाधीन है, जिसके कारण निर्माण सामग्री अनियोजित रूप से रखे होने एवं वर्षा ऋतु के कारण अवांछित जीव जंतु पाए जाने की संभावना के कारण स्थल माननीय श्री अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, जो Z+ श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है, की सुरक्षा की दृष्टि से माल्यार्पण भ्रमण किया जाना उपयुक्त नहीं पाया गया है। क्या है बॉस ये? जीव जंतु, मतलब जीव जंतु से बचा रहे हैं आप अखिलेश जी को? रूबिका जी, इसका सही परिप्रेक्ष्य में लेटर को देखिए, आप उसको सही परिप्रेक्ष्य में देखिए। वो Z, उसमें कई चीजें लिखी हुई आपने जो उसको बहुत हल्के में ले लिया। Z+ सिक्योरिटी उनको प्राप्त है, तो नहीं प्राप्त है। उनकी सुरक्षा जिस तरह से पिछले बार छलांग लगा के आ गए थे, तो उनको कुछ हो जाए और उनको वहां पर जाने के बाद जो अभी निर्माण चल रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, कुछ हो जाए उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? नहीं, इस पूरी इसके बारे में जरा उनसे ये सवाल कीजिए। ये लोग आज श्रद्धांजलि देने गए थे या क्या निर्माण चल रहा है? नहीं, श्रद्धांजलि देने गए थे कि निर्माण हर साल निर्माण चलता है, पिछले साल भी चल रहा था, इस साल भी। जूही बहन, आप तो बोलिए मत। आप लोगों ने किस तरह से जो उनकी आत्मा अच्छा, को भी नहीं, आज तो बोलूंगी, आज तो जेपी की जयंती है, आज तो बोलूंगी जफर भाई कि जिस बिल्डिंग का लोकार्पण हम कर चुके हैं, हर साल हम जाते हैं वहां पर, 2 सालों से आपको कठिनाई हो रही है कि हम मूर्ति पर माल्यार्पण भी नहीं कर सकते हैं, और आप जेपी की बात करते हैं। भेड़ियों से हम बच्चों को बचा नहीं पा रहे हैं बहराइच में, उनको पकड़ नहीं पा रहे हैं। हकीकत ये है कि आप लोग हैं। अच्छा, एक एक करके जूही जी एक सेकंड पहले मैं चाहती हूँ, मतलब आप लोगों को अचानक उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से पहले अखिलेश यादव के लिए बहुत संवेदना आ गई है कि अखिलेश जी को कुछ ना हो जाए। पहले मुझे बस इस बात का जवाब दीजिए, देखिए फिर हम दूसरी बात करेंगे। Z+ सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है एडमिनिस्ट्रेशन की। हाँ। कुछ उनको नहीं होना चाहिए, इसकी जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए। हाँ। ये लोग हैं जो कि ये लोग सफाई लोग हैं जो कि लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ते हैं। हाँ। हम भाजपाई लोग हैं जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाले। इनको ये समझ में आना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी है कि वो करना चाहिए। लेकिन इनकी जो इच्छा थी राजनीति करनी, इनका कोई इच्छा नहीं थी। हाँ। अगर आपको संवेदनशील तरीके से आप कहीं भी कर सकते थे, लेकिन वहाँ नौ निर्माण बिल्डिंग या निर्माण और जिस बिल्डिंग में बस अब इस पॉइंट पर आ जाती हूँ मैं, अब इस पॉइंट पर आ जाती हूँ, फिर डिबेट को आगे ले जाऊंगी। जूही जी, ये क्या तरीका हुआ कि आपको दीवार ही फांदनी है, ऊंची ऊंची गेट सी फांदने हैं? अरे भाई, जेपी जी की आत्मा को अगर आपको श्रद्धांजलि पहुंचानी है, उनकी आप इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, तो आप बंद कमरे में भी कर सकते हैं ना। और ट्वीट में तो माहिर है ही अखिलेश यादव, ट्वीट कर देते। रूबिका जी, हाँ रूबिका जी, इनको इतिहास पता नहीं। 2004 में जेपीएनआईसी की बिल्डिंग की जो आधारशिला है वो नेताजी ने रखी। हमने उस बिल्डिंग को सरकार से बनवाया, उसका लोकार्पण माता प्रसाद पांडे जी और अखिलेश यादव जी ने कहा। वहाँ जेपी की एक मूर्ति है जिसमें हम आज से नहीं हर साल लोकार्पण करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को हमने पत्र लिखा था सरकार को कि हमें परमिशन चाहिए, हमें वहाँ जाने में, इनको देने में क्या कठिनाई थी। अब ये हमें बताएंगे कि हमें किस मूर्ति पे जाना है, कहाँ माल्यार्पण करना है। ये लोकतांत्रिक क्या व्यवस्था है? क्या अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, अच्छा एक बात मैं समझ गई, रुकिए जफर इस्लाम साहब। अब जयप्रकाश नारायण पर ही बात करते हुए अखिलेश यादव ने, जूही जी, अखिलेश यादव ने ये कहा कि जयप्रकाश नारायण के मूल्यों का, उनके सीख का, उनके जीवन संघर्षों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री को सलाह दी कि वो मोदी जी से अपना समर्थन वापस ले ले। जयप्रकाश नारायण पहचाने किस चीज के लिए जाते थे? मुझे 2 चीजें बताइए, सबसे महत्वपूर्ण 2 चीजें। जी रूबिका जी, बिहार के मुख्यमंत्री को सलाह इसलिए दी गई क्योंकि उन्हीं के जो केंद्र में सरकार है, मेरा सवाल नहीं है, प्रदेश में है, मेरा सवाल है जयप्रकाश नारायण की 2 सीख मुझे बता दीजिए। हमें जाने नहीं दी जाती है।
जयप्रकाश नारायण लोकतांत्रिक व्यक्ति थे, उन्होंने एक ऐसा मोर्चा बनाया था जो इमरजेंसी के खिलाफ था, और ये बैठकर यहाँ कह रहे हैं कि हम उनकी मूर्ति पर, हमको इस मूर्ति पर नहीं करने देंगे, उस मूर्ति पर करने देंगे क्योंकि हमने सफाई नहीं कराई। ये जेपी को बेचना चाहते हैं। आज इन्होंने किसान बाजार बेच दिया, इन्होंने अवध बाजार बेच दिया। ये उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा है। दोनों जूम से जुड़े हैं, आवाज नहीं आ रही है। टीन लगा दिया। लोकतांत्रिक मूल्यों में सबसे पुख्ता यकीन रखने वाले जयप्रकाश नारायण थे, और समाजवाद में भी। क्या परिवारवाद में उनकी आस्था थी? जयप्रकाश नारायण की परिवारवाद में आस्था थी? लोकतंत्र तो पहले इस्टेब्लिश हो जाने दीजिए, बाद में ये बताएंगे ना कि भारतीय जनता पार्टी में क्या परिवारवाद है, किसके बेटे, किसके बहू, किसकी आप सवाल का जवाब दीजिए। टिकट देते हैं और कौन साधारण कार्यकर्ता को ये आप टिकट इस सवाल देते का हैं? जवाब दीजिए। मैं तो जयप्रकाश नारायण की बात कर रही हूँ। परिवारवाद का सबसे बड़ा आप नहीं आरोप दे आप पे पाएंगे लगा है। जफर इस्लाम, बेशर्मी पे मत उतरिए। आप मुझे बताइए कि भारतीय जनता पार्टी में किस कदर परिवारवाद है, कौन से कार्यकर्ता को आप टिकट देते हैं? आप लोगों की बहन बेटियों पत्नियों को, बड़े बड़े नेताओं को, उनको टिकट देते हैं। हम लोग मुझे मौका दीजिए, मैं जवाब दूंगा। हमें 30 सेकंड जफर इस्लाम, और उसके बाद मैं बाकी सबको डिबेट में लाना चाह रही हूँ। माल्यार्पण क्यों नहीं करने दिया? ओके जूही जी, बता दीजिए माल्यार्पण क्यों नहीं करने दिया, इसका जवाब जफर इस्लाम 30 सेकंड में, और उसके बाद 3 और मेहमान मेरा इंतजार कर रहे हैं। अरे ये जब कहते हैं ना, ये नाटक करते हैं, जबकि जेपी के मूल्यों के बारे में बात करेंगे, उन लोगों ने उन्होंने क्या क्या बात कही उसको हम ध्यान रख के अपने जिंदगी को उसी तरह से चलाएंगे, तो लगता है कि इन्होंने भूल गए परिवारवाद तो एक हुई, ये घपलाबाज भी है। इन्होंने बताइए देश की जनता को कि जब पहली बार उसके बारे में जो माल्यार्पण क्यों नहीं करने दिया? जेपी हमें मत पढ़ाइए, जेपी आप पढ़ लीजिए। एक एक करके आपको भी और मुख्यमंत्री को भी और उनके अफसरों को भी। एक सेकंड जूही जी मैं आपको मौका दूंगी। एक एक काम करिए और बताइए अपने एडमिनिस्ट्रेशन से पूछिए। ओके, एक एक करके मैं मौका दूंगी। जफर इस्लाम 30 सेकंड बोला मैंने आपको। बेचैन हो रही है इसलिए कि घपले की बात जो है दुनिया को जागरूक हो रहा है, इसलिए दुनिया को पता चल रहा है कि आप लोगों ने 265 करोड़ के बजट को 800-900 करोड़ कर दिया, इसलिए आपको दिक्कत हो रही है। हर बार आपने घपला किया, हर बजट में घपला किया, क्यों नहीं बना जितना इनिशियल बजट था उसमें क्यों नहीं बचा? इसलिए कि हर जगह आप कमीशन को जेपीएनआईसी में आप इसलिए हमें जाने नहीं दे रहे कि वहाँ घपला दिखाई दिया, वहाँ आपने हमें मूर्ति पे माल्यार्पण इसलिए मामला जेपी सरकार का ये मामला जेपी के माल्यार्पण से बहुत आगे निकल चुका है। दोनों को रोक रही हूँ। 3 और मेहमान यहाँ पर समाजवादी पार्टी की जूही सिंह, और आपने जफर इस्लाम साहब को सुन लिया। जेडीयू से मनीष यादव भी हमारे साथ जुड़ चुके। मनीष जी, मतलब उत्तर प्रदेश से सीधा निशाना गया है कहां पर? बिहार। आपको सीख दी जा रही है, सबक दिया जा रहा है। जयप्रकाश नारायण याद दिलाए जा रहे हैं आपको आज अखिलेश यादव द्वारा। शुक्रिया लिया रूबिका जी। आज तो सबसे पहले हम आपके चैनल के माध्यम से लोकनायक जयप्रकाश जी की जयंती है, उन्हें सबसे पहले हम नमन करना चाहते हैं। और हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी आज तो सुबह में ही लोकनायक जयप्रकाश जी के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया, उनके विचारों को। लेकिन देखिए, आपने अब तक जितनी बात को उठाई, उस बात में जयप्रकाश जी की जो मूल बातें आपने रखी, पहला कि जयप्रकाश जी की मूल्य क्या था, लोकतांत्रिक मूल्य क्या था। जयप्रकाश जी जो आंदोलन शुरू किए थे वो किनके खिलाफ शुरू किए थे? जयप्रकाश जी भ्रष्टाचार और परिवारवाद, ये 2 चीज थे जिसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई शुरू की थी। अब मुझे ये बताइए कि जो आज इन बातों की चर्चा कर रहे हैं, उस दल के जो नेता हैं, क्या ये दोनों बात से वंचित हैं? आज जो भी समाजवाद की बात कर रहे हैं, चाहे बिहार में आदरणीय लालू प्रसाद जी हो, भाई तेजस्वी जी हो, हमें जयप्रकाश मत पढ़ाइए, आप जेपी को भूल चुके हैं। अरे भाई जेपी जूही जी ने जब आंदोलन शुरू किया था तो किनके खिलाफ किया था? और इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल क्यों लगाया था? उनका जो रेडियो पे संदेश आया था, वो संदेश क्या था? मुझे जब समझ में नहीं आ रहा है तो दर्शकों को कैसे समझ? परिवार या किसी जूही जी मैं आपको पूरा मौका दूंगी, एक बार सुन लीजिए ना। इट्स अ रिक्वेस्ट जूही जी, इट्स अ रिक्वेस्ट। जूही जी थोड़ा सुनने की भी क्षमता रखिए। मैं आपके नेता का सम्मान करता हूं कि लोकनायक जी की वो सम्मान करना चाहते हैं, अच्छी बात है। जयप्रकाश जी की सम्मान करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन हमारा ये कहना है
कि जो जयप्रकाश जी के मूल्य थे, परिवारवाद के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ, और इंदिरा गांधी जी ने जब देश में आपातकाल लागू किया तो उन्होंने जयप्रकाश जी का नाम लेते हुए कहा कि एक व्यक्ति जो देश का माहौल खराब करना चाहता है, ऐसा ये माहौल पैदा कर दिया गया कि अब मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है आपातकाल लगाने के सिवा। आज उनकी बात अब कर रहे हैं भाई, जिनका मूल्य ही परिवारवाद के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ, और उसी दल के साथ आप लोकसभा के चुनाव लड़ रही हैं। तो पहले तो कांग्रेस से आप अलग हो जाती, तब ना इस पर आप बात करती। हाँ। कांग्रेस के साथ भी हैं और जेपी की बात भी कर रही है, दोनों कैसे चलेगा जूही जी? ये दोनों बात कैसे चलेगा? 30 सेकंड जयप्रकाश की क्रांति में कौन सी क्रांतियों का डिस्क्रिप्शन था, ये बता दीजिए ना। कौन सी क्रांतियां वो लाना चाहते थे वो बता दीजिए मुझे। आप जयप्रकाश जी के मुझे मूल्यों के बारे में बता रहे हैं तो बता दीजिए कि कौन सी क्रांतियां वो समाज में लाना चाहते थे जिससे व्यवस्था बदले, और आज क्यों हमें माल्यार्पण नहीं करने दिया गया, चाहे हम नागरिक हों। ये हमें बता दीजिए कि ये क्या तानाशाही सरकार है कि नहीं है कि वो बताएगी कि हम माल्यार्पण करें कि न करें। आप जयप्रकाश जी के मूर्ति पर एकदम माल्यार्पण आपत्ति थी, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को आपत्ति थी, उनके अफसरों को आपत्ति थी। महापुरुष का अगर आप सम्मान करना चाहते हैं आप हमारा समर्थन करिए ना भाई। जयप्रकाश नारायण जी अगर ये डिबेट देख रहे हो, आप उनके मूल्यों की चर्चा करिए ना कि मुझ पर चर्चा के लिए इतनी चीख चिल्लाहट की क्या जरूरत है? एक एक करके मैं सुन लूंगा, मैं सबको सुन लूंगा भाई। अगर वो उनको चाहने वाले, उनके समर्थक भी डिबेट देख रहे हो, उनको समझ तो आना चाहिए। दो और मेहमान हमारे साथ है। ये मामला सिर्फ जयप्रकाश नारायण का आपको दिख रहा है, दुष्यंत नागर जी के खेल पूरा वही है जो हमने समझाया है। 10 सीटें, उपचुनाव, कौन किस पर भारी? देखिए, भारी तो समाजवादी पार्टी है और परिवारवाद की बात आपने भी की और दूसरे साथी प्रवक्ता भी कर रहे हैं। परिवारवाद तो भाजपा में भी है, लेकिन अगर परिवारवाद में समाजवाद है तो ऐसे परिवारवाद की तो सराहना होनी चाहिए जो समाजवादी मूल्यों के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए प्रतिबद्ध है, धर्मनिरपेक्षता के लिए, समाज में पिछड़े तबके को, पीडीए को, पिछड़ा दलित आदिवासी को आगे लाने के लिए कृत संकल्प है, प्रतिबद्ध है। तो ऐसे नेता सराहना के योग्य हैं और देश उनका स्वागत, राज्य उनका स्वागत करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा है। तो ये बेसब्री तो हरियाणा में भी आप कह रहे थे। जी बिल्कुल, तो हरियाणा में क्या हो गया? हरियाणा में क्या कोई बड़ी बात नहीं हुई? कोई बड़ी बात नहीं। क्या हुआ है? क्या मतों का प्रतिशत आप देख लीजिए, कांग्रेस को कोई वोट कम नहीं मिला। छोटी मोटी गलतियों को अगर देखें और ईवीएम के ऊपर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने जो सवाल खड़े किए हैं उसको आप देख लीजिए। नहीं, आप ये कितनी सीटें आई है हरियाणा में? आप हरियाणा में जनता ने कांग्रेस को नकारा नहीं है। हाँ, नहीं नकारा। कितनी सीटें आई? मत प्रतिशत कितना है? आप अरे कांग्रेस के बागियों का वोट जोड़ दीजिए, मुझे ये बताइए। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सीटें कितनी आई हैं? देखिए जी, बिल्ली के भाग से छीका टूट गया। जफर इस्लाम जी का 37 है ना, 37 सीटों को मत गिनिए। नहीं, सीटों को नहीं गिनिए, मतदाता की संख्या को गिनिए। और जम्मू कश्मीर में कितनी राज्य के माहौल को, जम्मू कश्मीर में कितनी सीटें आई? अरे जम्मू कश्मीर में तो जफर इस्लाम जी को करारा जवाब दिया है जनता ने। तो वहाँ ईवीएम ठीक जो कह रहे थे कि हमारा वहाँ ईवीएम ठीक थी। नहीं, ईवीएम की बात छोड़िए जी। नहीं, क्यों छोड़ दूं मैं तो मत की बात कर रहा हूँ, मत की संख्या की बात कर रहा हूँ। अभी आप कह रहे थे ईवीएम पर सवाल खड़े हाँ है, हरियाणा में सवाल है, तो आधिकारिक रूप से सवाल है। जम्मू कश्मीर में खेड़ा जी जाके चुनाव आयोग को सौंप के आए। भेज दीजिए आप चुनाव आयोग। मुझे ये बताइए कि ईवीएम जहां पर आपको कम सीटें मिली है जम्मू कश्मीर में, वहां कम और ज्यादा की नहीं है जी, बात बैटरी और जहां आपको 37 सीटें मिली है हरियाणा में, 99% बैटरी जहां पे होगी, बात उस ईवीएम की होगी। आप लोग अगर जम्मू कश्मीर में 99% बैटरी नहीं है तो जम्मू कश्मीर की ईवीएम में मैं गलती या कमी क्यों बताऊंगा? अरे तो 99% कोई और बताएगा ना। अरुण राजभर जी, नहीं, देखिए, यहाँ पर सुना ना, अब मामला बात होनी चाहिए और सही बात होनी चाहिए, फैक्ट्स पे बात होनी चाहिए। ये आप लोग ऐसे करते हैं कि इस मैच में अगर मैं छक्का लगा रहा हूं तब तो क्रिकेट मैच, बल्ला बॉल सब ठीक है, और अगर ये नहीं हो पा रहा और मैं विकेट गंवा रहा हूं तो इसका मतलब ग्राउंड भी खराब है, पिच भी खराब है, अंपायर भी खराब है, बैट भी खराब है, बॉल भी खराब है। मम्मा मैं नहीं खेलूंगा। अरे तो आप अरुण राजभर देखा, पूरे देश ने देखा चंडीगढ़ में किस तरह से मेयर का चुनाव हुआ कि आज एम्पायर की भूमिका सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दी। हम अपनी पार्टी भारतीय समाज पार्टी और पूरे देश की तरफ से उनको नमन करते हैं
और उनके विचारों पर चलने के लिए हम सभी लोगों को संकल्पित करते हैं कि उन्हीं के विचारों पर चलने का साहस जुटाइए, उन्हीं के आदर्शों पर चलने के लिए सबको प्रेरित करिए। हमने सबकी बातें सुना रूपका जी, जिस तरीके से बात हो रही है, जेपी जी के मूर्ति पर माल्यार्पण करना ये सभी का अधिकार है, सबको माल्यार्पण करना चाहिए, सभी महापुरुषों का सम्मान करना चाहिए। लेकिन महापुरुषों के गले में माला और उनके विचारों पर अगर ताला लगाने की बात होती है, उनके सिद्धांतों पर चलने की बात नहीं होती है, सिर्फ उनका नाम लेकर के वोट की राजनीति करना होता है, तो जेपी जी ने यह रास्ता नहीं दिखाया। उन्होंने संपूर्ण क्रांति की बात सामाजिक रूप से किया, शैक्षणिक रूप से किया, सांस्कृतिक रूप से किया, आर्थिक रूप से किया, देश के तमाम वंचित वर्गों को मुख्यधारा में जोड़ने की बात किया। किसके खिलाफ किया था? कांग्रेस के खिलाफ किया था। और आज जितने लोग जेपी आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे, आज वही कांग्रेस के खिलाफ रहने वाले लोग आज कांग्रेस की दरबारी बने हुए हैं। उनके दरबार में जाकर कह रहे हैं कि हमको अपने साथ रखो, हम आपके साथ रहेंगे। ये कौन सा विचारधारा है? ये कौन सा सिद्धांत है? जिन्होंने देश के लिए क्रांति किया, जिसके खिलाफ क्रांति किया, उन्हीं के दरबार में आप बैठ करके चमचम रसमलाई काट रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं असली विचारधारावाद हूं। भारतीय समाज पार्टी इस बात को मान रही है कि असली समाजवाद माननीय प्रधानमंत्री जी देश में लागू कर रहे हैं। असली प्रधानमंत्री जी देश में आर्थिक मजबूती ला रहे हैं, देश में सामाजिक क्रांति देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ला रहे हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। अगर देश में सामाजिक न्याय, अगर ये लोग प्रधानमंत्री ला रहे हैं, कल कोई और लाएगा। अगर उन्होंने भ्रष्टाचार की बात किया, अरुण जी एक सवाल तो बनेगा ना आपसे। अरुण जी एक सवाल तो बनेगा ना, आप लोग ऐसा तो नहीं है कि लाइनें तो सारी आपने रटी हुई है, हर 6 महीने बाद आप बस पार्टी बदल देते हैं? मतलब 6 महीने बाद आप मोदी जी के लिए बोल देंगे, फिर 6 महीने बाद आप ये अखिलेश जी के लिए बोल देंगे? ये बात बिल्कुल नहीं है रूबिका जी। हमने हमेशा सामाजिक न्याय की बात किया और समाज की अंतिम कतार में व्यक्ति, जो जेपी जी चाहते थे कि हर विकास की मुख्यधारा में समाज जुड़े और उनको सामाजिक मजबूती मिले, राजनीतिक मजबूती मिले, शैक्षणिक मजबूती मिले, मैं उसके पक्षधर हूँ। मैं यह बात अगर आप रूबिका जी मुझसे कह रहे हैं तो थोड़ा कांग्रेस पार्टी से पूछिए और समाजवादी पार्टी से, जो मध्य प्रदेश में कह रहे थे कि ये इनका कोई अस्तित्व नहीं है, ये चिरकुट लोग हैं, ये चिल्लर लोग हैं, इनका कोई जनाधार नहीं है, आज उनके साथ गलबैया कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से समाजवादी पार्टी कह रही है राजभर से नहीं, अरुण राजभर से नहीं, जूही जी बड़ा सवाल। अभी मैं तो यहाँ पर देख रही हूँ लाइव कमेंट्स आ रहे हैं, चाहे वो सुमन बहरी हो, चाहे वो स्वामी जी नाम के एक व्यूअर हो, चाहे वो आर.के. सिंह साहब हो, चाहे वो शालिग्राम हो, ये सब के सब आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं। अरुण जी रुकिए एक सेकंड, ये सब आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि परिवारवाद, विरासत, यादव में अगर आप यादवों का सबसे बड़ा अगर चेहरा है तो उस आप देख लीजिए आपको कितनी सीटें आई हैं, 37 सीटें आई है लोकसभा चुनावों में। उन 37 में अगर आपको यादवों की जो जीत है वो दिखानी होगी तो वो सारे के सारे आप ही के परिवार से आ रहे हैं, भैया भाभी और 3 देवर। इस उपचुनाव में एक लोग आ गए। इससे जो प्रश्न लोग पूछ रहे हैं, मैं उनको ये पूछूंगी कि क्या वो लोकतंत्र के साथ हैं और क्या उनको कहीं से भी सही लगता है कि एक सरकार और एक एडमिनिस्ट्रेशन, एक पूर्व मुख्यमंत्री को, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को जहां मूर्ति पे वो माल्यार्पण करने जाना चाहता है, एक महापुरुष, तो हम सब के लिए महापुरुष है, वहाँ ये कह के रोक दे कि वहाँ पर जीव जंतु हैं, वहाँ पर सांप बिच्छू है, और टीन लगा दे कि अंदर छुप जाए कि अंदर क्या हो रहा है। मोदी जी की यात्रा फिर आपसे बार-बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्रधानमंत्री को मैं बार-बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक-एक करके अपनी बात रखिए। अरुण जी रुकिए, जूही जी ये सवाल मैंने पूछ लिया, अभी फिर जफर इस्लाम के पास जाऊंगी और ये जीव जंतु वाला सवाल फिर पूछूंगी। जो सवाल व्यूअर्स आपसे पूछ रहे हैं उसका बेबाकी से जवाब दीजिए ना। जयप्रकाश नारायण 2 मुख्य चीजों की वजह से जाने जाते थे। एक तो इमरजेंसी लगाने के बाद इंदिरा गांधी का उन्होंने पुरजोर तरीके से विरोध किया, ठीक है। अभी आप इंडिया गठबंधन में हैं और उसी कांग्रेस के साथ है। दूसरा, वो समाजवाद के पक्ष में थे, परिवारवाद के खिलाफ थे। जयप्रकाश नारायण ने अपने परिवार में से किसी एक को आगे बढ़ाया हो राजनीति के लिए और उस गद्दी पर सवार होने के लिए, तो आप बता दीजिए मुझे। रूबिका जी, अगर कोई भी व्यक्ति
चुनकर लोग चाहते हैं और चुनाव करके उसको भेजते हैं संसद में, तो ये उसका अधिकार है। केवल वो किसी परिवार से आता है, भारतीय जनता पार्टी में भी परिवार की एक लंबी लिस्ट है, तो उसको हम इसलिए नहीं टिकट देने से मना कर देंगे कि ये हमारे परिवार का है। दूसरी बात, हमने लोकसभा में पिछड़े दलितों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं का वोट लेकर के एक बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ का प्रशासन और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार से क्यों अरुण राजभर अगर बात करते हैं तो इनके पिता भी उसमें सहभागिता करते हैं, क्यों नहीं पूछ पा रहे हैं कि एक पूर्व मुख्यमंत्री से इतना डर आपको कि एक माल्यार्पण से आपने उनको रोक दिया कि जीव जंतु है वहां पर। 30 सेकंड में लोकतांत्रिक व्यवस्था, क्रांति की बात, वो मुझसे आप प्रश्न पूछ सकते हैं। जूही जी पूछा आपने सवाल, उसका जवाब अरुण राजभर 30 सेकंड में। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन बोल रहा है। अराजकता के साथ आप अगर वहां जाइएगा, आप वहां जा करके मूर्ति पर माल्यार्पण करिएगा, तो उसके लिए सरकार का सरकार की सुरक्षा दे रही है। आप कल के डेट में उनको खरोच लग जाएगा तो आप कहने लगे कि आपने सुरक्षा नहीं दी इसलिए खरोच लग जाएंगे। ये बात बिल्कुल गलत है। वोट की राजनीति जो जी बंद करिए कि इससे वोट की राजनीति जो आपका चल रहा है कि सिर्फ वोट के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश की जनता कानून व्यवस्था बेहतर करने के लिए जानी जा रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार सबको सुरक्षा देने के लिए जाने जा रही है। जिम्मेदार व्यक्ति है और उत्तर प्रदेश में इसीलिए आपको आईना दिखा दिया गया है। आज उत्तर प्रदेश में कहीं से भी किसी के साथ अन्याय नहीं हो पा रहा है। यही तो आप लोग चाह रहे हैं कि पूरी प्रक्रिया चालू हो जाए कि लोग यहाँ आपराधिक संरक्षण मिलने लगे, यहाँ लोगों के ऊपर अत्याचार होने लगे, जुल्म होने लगे। ये जेपी जी नहीं चाहता। आप मुझे मत बतियाइए, चिल्लाइए आज मैंने सवाल से ज्यादा यही रिक्वेस्ट की। जूही जी रुक जाइए, जूही जी, आप बीच बीच में ना बोलिए प्लीज, प्लीज मत बोलिए जूही जी। आपने सवाल पूछा, मैं जवाब का मौका दूंगी, वापस रीबटल का मौका दूंगी, लेकिन एक बार उनको बात फिनिश कर देने दीजिए, ठीक है? अरुण राजभर, कौन सी अराजकता, कौन सी अराजकता? कौन वहां पर तलवारें लेकर चला गया था, ये बताइए? कौन डंडा लेकर चला गया था? वो तो फूल माला लेकर गए थे अरुण राजभर। क्या हम जाएंगे? बहुत सारे महापुरुषों का फूल माला लेकर के तो अपने कार्यालय में चढ़ाते हैं। बहुत सारे फूल माला लेकर के वो बहुत बड़े बड़े मूर्तियों पर जाकर चढ़ाते हैं। लेकिन जो अभी निर्माणाधीन है, जिस पर अभी निर्माण चल रहा है या काम रुके हुए हैं, काम चल रहे हैं, अगर उस पर आप जबरदस्ती जाकर के करना चाहते हैं तो आप अराजकता फैलाना चाहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में अराजकता नहीं फैल सकता है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके सुरक्षा का माहौल हर एक नागरिक का है, उसी तरीके से श्री अखिलेश यादव जी की भी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है और हम सुरक्षा देने के लिए उनके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अपने कार्यालय के सामने अगर ये प्रदर्शित करेंगे ये वोट के लिए राजनीति करना चाहेंगे तो ये वोट की राजनीति नहीं हो पाएगी। सफल हो जाने की असुरक्षा का तो भाव नहीं है जफर इस्लाम साहब जी। सिर्फ झूठ चला है, फरेब चला है और लोगों को भ्रम का जाल फैलाया गया था। ठीक है, ठीक है, हरियाणा में फूटा, क्या 10 विधानसभा चुनावों में टूटेगा? मेरा सवाल अब आप पांचों से सीधा सा है जफर इस्लाम साहब। 10 विधानसभा की सीटें, उपचुनाव आने वाला 1 महीना और आपकी साख, अखिलेश यादव की पार्टी की साख सब दांव पर इस वक्त। ये 10 सीटें हैं और कुछ नहीं है। देखिए, ये 10 सीटों का इलेक्शन जब होगा हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, हमें उसकी कोई इस वक्त चर्चा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि श्रद्धांजलि देने का एक सिर्फ बहाना है। हकीकत में इन्होंने अराजकता फैलाना था। श्रद्धांजलि तो कहीं भी दे सकते हैं। जो जिन्होंने अपने पिताजी की, अपने चाचा की जो का सम्मान नहीं किया, वो क्या उनके मूल्यों का सब जेपी के उसके बाद मैं आपका रुक मैं मौका दूंगी आपकी बात सुन के। जरा सुनिए दूसरे को। कह रहे जिन्होंने अपने पिताजी का नहीं, अपने चाचा का सम्मान नहीं किया, उन क्या जेपी जी के मूल्यों का सम्मान करेंगे? हकीकत सबको समझ में आ रहा है कि सिर्फ राजनीति करना चाहते थे। और मैंने कहा नहीं, ये सफाई लोग हैं, ये जो है लॉ एंड ऑर्डर को भंग करना चाहते हैं और हम भाजपाई लोग उसको मजबूती से लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करना जानते हैं। तो इनके इरादे जो जीव जंतुओं का बहाना बनाकर है, ऐसे लॉ एंड ऑर्डर संभालेंगे? कभी कभी ऐसे देखिए, कभी कभी सांप आप ऐसे जो अंडर को क्या हो गया है, मतलब एक मिनट सुन लीजिए। नहीं, मैं सुन लूंगी ये, पर ये क्या है? ये इतना हास्यास्पद चीजें क्यों करते हैं? सीधा सीधा बोलिए ना। इसमें तो कहीं नहीं लिखा है कि अराजकता फैला रहे थे।
इसमें तो कहीं नहीं लिखा है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को हमें संभालना था। दो चीजें लिखी है जफर इस्लाम साहब, Z सिक्योरिटी की बात कही गई है और दूसरा कि वो अंडर कंस्ट्रक्शन है जगह, और इसीलिए हम Z सिक्योरिटी वाले अखिलेश यादव को वहां पर नहीं जाने देना चाहते। अराजकता का तो जिक्र ही नहीं है, क्यों नहीं लिखा पेपर में अराजकता का जिक्र? एक मिनट सुन लीजिए जवाब उसका। हमने ये दोनों चीजें क्यों लिखी है, ये दोनों चीज इनकी जानकारी में लाया है कि भाई आप Z+ सिक्योरिटी और ये अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, आपको अभी यहाँ आना नहीं चाहिए। यहाँ पर सांप बिच्छू भी हो सकता है, लेकिन आपको अभी आपको नहीं आना चाहिए, इसलिए आपको मना किया जा रहा है। इतना ही तो बात है। लेकिन जिस तरह से पिछले बार जो छलांग लगा के आए थे, अच्छा एक बात इस बात की जरूरत है कि इनकी सुरक्षा भी करना हमारा फर्ज है। ये करहल, सीसामऊ, कटेहरी, कुंदर की, मिल्कीपुर, मीरापुर, खैर, ये यहाँ भी सांप बिच्छू है क्या? नहीं, सब जीतेंगे, इसमें क्या है, सब जीतेंगे, 10 में 10 जीतेंगे। नहीं, आप 10 में 10, मैं तो सिर्फ एक सवाल पूछ रही हूँ। आपको बड़ी चिंता होगी ना अखिलेश यादव की सिक्योरिटी की, तो इन इलाकों ये वाले सांप बिच्छू भी आपको डरा रहे हैं यहाँ के? बिल्कुल नहीं, देखिए वो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, इतने लोगों के साथ आ रहे हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है। जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने सही समझा, उन्होंने अवगत कराया। अब इनको अगर उसके बावजूद निकलना था, अगर एक बात, आप इन 10 सीटों को लेकर सच बताइएगा, दिल पर हाथ रख के बताइएगा, आप नर्वस हैं कि नहीं हैं? क्योंकि सबसे बड़ा ये 400 पार में जो झटका आपको लगा है वो कहीं और से नहीं, उत्तर प्रदेश से लगा है, और ज्यादा दूर नहीं है उपचुनाव। सुनिए रुबिका जी, दिल और दिमाग दोनों से बोल रहा हूँ, 10 की 10 सीटें आएंगी। ये खाली हाथ रह जाएगा, जितना भी खाली बर्तन जो हंगामा करता है, इसलिए वही सब आपको पता है ना, खाली बर्तन में बहुत आवाज होता है, इसलिए समाजवादी पार्टी लोग अभी जमीन पर उतर के इस तरह का आनंद तब आएगा जब आप कहेंगे कि 10 की 10 सीटें मैं ला रहा हूँ, एक भी सीट ये लाए तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। बोलिए ऐसे। देखिए, नाम तो मैं कभी नहीं बदलूंगा, ये तो मेरा नाम जो मेरे माँ बाप ने दिया उसको रखूंगा, लेकिन मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ रुबिका लाके जी, 10 की 10 सीटें आएंगी। एक सवाल है, आप नहीं तो के साथ अच्छा सवाल सुन लीजिए, अच्छा लगा सर। आप बड़ा हिंदू मुस्लिम और बहुत आरोप लगाते हैं मुस्लिम एप्रीजमेंट का, खास करके इंडिया गठबंधन के परिवार के ऊपर, और अभी भी एक पट्टी नीचे चल रही है इसी तरह की। आपकी महाराष्ट्र की सरकार ने जो मदरसा के टीचर हैं उनकी 3 गुना सैलरी कर दी है, चुनाव चल रहा है, क्या आप भारतीय जनता पार्टी एप्रीजमेंट नहीं कर रही है? क्या ये चुनाव के समय पे 3 गुना? मैं तो एक बात, क्या आपका मुस्लिम संतुष्टिकरण नहीं है, वोट बैंक के लिए नहीं कर रहे? एक मिनट, मैं सुन लीजिए जवाब। इस देश का मुस्लिम का इस देश का नागरिक नहीं है, सबको। अरे और कोई कर दे तो एप्रीजमेंट हो गया, वोट बैंक हो गया। आज आपने करी है, आपने क्या वोट बैंक नहीं किया? जवाब तो सुन लो भाई, सवाल सुन लिया है, जवाब तो सुन लिया आप। मैं कह रहा हूँ कि इस देश का मुस्लिम, हर मुस्लिम को उतना ही अधिकार है जितना आपको अधिकार है, जितना हमें और रुबिका लियाकत जी को अधिकार है, उतना ही आपको भी अधिकार है। लेकिन हकीकत यह है, आप वायदे करके मुस्लिम को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करके उनको छोड़ देते हैं। भारतीय जनता पार्टी कोई इस तरह का हरकत नहीं करती, वोट बैंक के लिए कुछ राजनीति नहीं करती। हम बिना वोट के राजनीति करेंगे। सर ऐसा है, ये तो सारी पार्टियां बोलती है, सबको पता है, सब अपने अपने वोट बैंक के लिए काम करते हैं, झूठ बोले कौवा काटे, ये मत बोलिए। सारी पार्टियां अपने अपने वोट बैंक के लिए काम करती है, लेकिन अगर डरा कर राजनीति करने का काम कोई करेगा तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं, ये तो क्लियर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तो उत्तर प्रदेश में लड़ाई शुरू हुई है, आगे भी आप लोगों से ऐसे ही मुलाकात होगी।